दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। सोनू सूद को तो आप सभी जानते हैं, जिसने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि भाई अगर कुछ लोग रोटियों पर थूक देते हैं, खाने में थूक देते हैं, फलों पर थूक देते हैं तो हमें उनको खा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जी ने भी तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। और इस बयान के लिए पब्लिक ने सोनू सूद की खूब थू की थी, सोनू सूद की खूब ट्रोलिंग की थी। आज सोनू सूद का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। लेकिन आज सोनू ने अपने जन्मदिन पर यह ऐलान किया है कि उनकी आने वाली फिल्म फतेह 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये फतेह क्या बीमारी है? एक्चुअली ये एक फिल्म है जिसको सोनू सूद ने बनाया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस फिल्म का डायरेक्टर भी सोनू है, इस फिल्म का राइटर भी सोनू है, इस फिल्म का एक्टर भी सोनू है, इस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर भी सोनू है। कहने का मतलब यह है कि A to Z सब कुछ इस फिल्म के लिए सोनू सूद ने खुद ही किया है। और अगर आपको याद हो तो मेरी फिल्म देशद्रोही के लिए भी मैंने ही सब कुछ किया था। मैं ही एक्टर था, मैं ही राइटर था, मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही प्रोडक्शन डिजाइनर था। यानी कि सोनू सूद मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है, चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का प्रोडक्शन चालू हुआ था 2020 में और 2025 में रिलीज होगी, यानी कि 4 साल के बाद। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनू सूद ने कितना बड़ा मास्टरपीस फिल्म बनाया है। और इस फिल्म में सोनू सूद की हीरोइन कौन है? जैकलिन फर्नांडिस। एक्चुअली सोनू ने तकरीबन 1 साल पहले इस फिल्म को कंप्लीट करके जी को दे दिया था, क्योंकि जी ने ही इस फिल्म में तकरीबन 30 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो जब जी वालों ने इस फिल्म को देखा तो उनमें से कई लोग बेहोश हो गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने देख क्या लिया है। तो इस हॉलीवुड स्टाइल मास्टरपीस को जी की टीम ने देखने के बाद यह डिसाइड किया कि भाई इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाए। लेकिन सोनू ने जी वालों से कहा कि भाई साहब आप क्या कह रहे हो? अरे मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो आप यकीन कीजिए पूरा हिंदुस्तान अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने आएगा। तो जी वालों ने सोनू से कहा कि भाई साहब अगर आपको इतना यकीन है कि भाई आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो और पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखने वाला है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो पीएनए का खर्चा है वो खुद कीजिए और फिल्म को थिएटर में रिलीज कीजिए। हम तो 1 रुपया और इस फिल्म पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोनू ने कहा कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं। मैं 15 करोड़ रुपए खर्च करूंगा पीएनए पर और इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करूंगा। और इस फिल्म ने अगर 500 करोड़ रुपए का बिजनेस ना किया तो मेरा नाम बदल देना। तो अब सोनू खुद ही 15 करोड़ रुपए खर्च करके 2025 में इस फिल्म को रिलीज करेगा। और आप सभी को पता है कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी भाई साहब उस दिन पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो जाएंगे, क्योंकि हर उस थिएटर पर इतनी पब्लिक पहुंच जाएगी जहां यह फिल्म दिखाई जा रही होगी कि भाई साहब पुलिस को आना पड़ेगा, लाठी चार्ज करना पड़ेगा पब्लिक को कंट्रोल में लाने के लिए। ऐसा सही में नहीं होने वाला है, ऐसा सोनू सूद का मानना है। बात को समझो। हकीकत यह है कि सोनू भाई की ये फिल्म जिस दिन भी रिलीज होगी उस दिन सोनू भाई का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, हलवाई, नाई, कसाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। तो मैं भी सोनू को यही मशवरा देना चाहूंगा कि जी वालों की बात मान लीजिए, अपने 15 करोड़ रुपए वेस्ट मत कीजिए, इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करके चुपचाप अपने घर बैठ जाइए, इसी में फायदा है आपका। बात को समझो। 2 प्रभास ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम है राजा साहब। आप सभी जानते हैं कि बाहुबली के बाद आज तक प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं वो सब की सब सुपर फ्लॉप हो गई हैं। कुछ दिनों पहले काल की रिलीज हुई थी, वो भी फ्लॉप हो गई है। हालांकि फिल्म ने बिजनेस अच्छा किया है। अगर यह फिल्म 250-300 करोड़ रुपए में बनती तो ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, तकरीबन 700 करोड़। तो यह फिल्म अपना बजट रिकवर कर ही नहीं सकी। और बताया जा रहा है कि फिल्म द राजा साहब का बजट भी तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का भी सुपर डुपर डिजास्टर होना तय ही है। 3 मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि मर्दों की कांतिलाल शाह एकता कपूर एक फिल्म बनाने वाली है जिसमें उसके पार्टनर हैं महावीर जैन, शशांक खेतान और कोई लांबा।
अब इस फिल्म का ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है और फिल्म का नाम है बिन्नी एंड फैमिली। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संजय त्रिपाठी और इस फिल्म में एक और नेपो किड अंजनी धवन को लॉन्च किया जा रहा है। यह लड़की वरुण धवन की भतीजी है, लेकिन वरुण के सगे भाई रोहित की बेटी नहीं है, बल्कि जो डेविड धवन साहब का भाई है अनिल धवन, उसके बेटे की बेटी है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी नेपो किड्स हैं वो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं और यही वजह है कि सारे नेपो किड्स फ्लॉप हो जाते हैं, कोई भी नेपो किड चल ही नहीं पाता। अनन्या पांडे फ्लॉप है, वरुण धवन फ्लॉप है, अर्जुन कपूर फ्लॉप है। कहने का मतलब यह है कि सारे नेपो किड्स फ्लॉप ही हैं और एक और नेपो किड की एंट्री हो रही है जो फ्लॉप ही होनी है। 4, सलमान खान ने एक ऐसी गलती कर दी है कि वो पब्लिक के निशाने पर आ गया है, खासकर मुसलमानों के निशाने पर आ गया है। आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग मुसलमानों में बहुत अच्छी है और अब वो सभी मुसलमान सलमान खान को ट्रोल कर रहे हैं, सलमान खान को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा सलमान ने क्या कर दिया है। एक्चुअली अमेरिका में एक कंपनी है जो ज्वेलरी बनाती है और महंगी घड़ियां भी बनाती है। इस कंपनी का नाम है जैकब एंड कंपनी और इसका जो मालिक है वो एक यहूदी है। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि भाई सलमान ने इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी के भी साथ पार्टनरशिप कर सकता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गाजा में इजरायलियों और फलस्तीनियों के बीच में वॉर चल रही है, वहां बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं। उनकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान नाराज हैं और वो यहूदियों की कंपनियों में बने हुए सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो जहां दुनिया भर के मुसलमान यहूदियों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं सलमान खान ने एक यहूदी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और बस पब्लिक की नाराजगी की वजह यही है। इसी वजह से सलमान पब्लिक के निशाने पर आ गया है और पब्लिक बहुत गंदी गंदी बातें कर रही है सलमान खान के बारे में और पब्लिक कह रही है कि सलमान ने जो किया है वो गलत किया है। सलमान खान की पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने तो ये कमेंट्स किए हैं कि भाई हम बिश्नोई के साथ हैं, बिश्नोई जो करना चाहता है वो कर लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि बिश्नोई सलमान खान को काफी बार धमकियां दे चुका है कि वो सलमान को छोड़ेगा नहीं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिक कितनी नाराज है कि वो बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। 5, शाहरुख खान साहब ने मुंबई में अपनी आंखों की सर्जरी कराई थी, लेकिन वो सही नहीं हुई बल्कि बिगड़ गई और यही वजह है कि अब इमरजेंसी में शाहरुख खान साहब को अमेरिका जाना पड़ रहा है सर्जरी कराने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि 2014 में भी शाहरुख खान साहब आंखों की सर्जरी करा चुके हैं, यानी कि उनको ये पहले से प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं हैरान हूं और परेशान हूं ये जानकर कि शाहरुख खान साहब ने मुंबई के हॉस्पिटल्स पर यकीन किया और मुंबई में अपनी आंखों की सर्जरी कराई। पहले ही उन्हें मुंबई में सर्जरी नहीं करानी चाहिए थी, पहले ही उनको अमेरिका जाना चाहिए था और वहां सर्जरी करानी चाहिए थी। हो सकता है शाहरुख खान साहब ने मोदी जी की बात मान ली हो कि भाई वाकई ही इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, इंडिया में सब कुछ बेस्ट है, इंडिया नंबर 1 कंट्री बन चुकी है, लेकिन जो हकीकत है उसको शाहरुख खान को भूलना नहीं चाहिए था। हकीकत यही है कि जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े स्टार्स हैं, वो सभी अमेरिका जाकर ही इलाज कराते हैं। अगर शाहरुख खान साहब को याद हो तो रजनीकांत साहब भी अमेरिका गए थे, कई महीनों तक उन्होंने वहां इलाज कराया था। अगर इंडिया में बेटर इलाज होता तो रजनीकांत साहब अमेरिका नहीं जाते। खैर, शाहरुख खान साहब के साथ हमारी दुआ है, पब्लिक की दुआ है, इंशाअल्लाह शाहरुख खान साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। 6, आप सभी जानते हैं कि जया बच्चन जी एक राजनेता हैं और वो पार्लियामेंट में हुआ करती हैं। पार्लियामेंट में जब उनके बोलने का नंबर आया तो उनको जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया और यह सुनकर जया जी भड़क उठी। जया जी ने कहा कि अगर आप जया बच्चन भी कहते तो काफी होता, लेकिन आपने जया अमिताभ बच्चन कहना मुनासिब समझा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान की औरतें हैं वो अपने हस्बैंड के नाम के बिना कुछ भी नहीं है, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो जिंदगी में खुद कुछ भी नहीं कर सकती, बस वो जो कर सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के सहारे से ही कर सकती हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि जया जी ने बिल्कुल सही कहा। जब वहां जया बच्चन जी को पुकारा गया तो जया बच्चन नाम से ही पुकारा जाना चाहिए था, अमिताभ बच्चन साहब का नाम वहां आना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अमिताभ बच्चन साहब पॉलिटिक्स में नहीं है, अमिताभ बच्चन साहब राजनेता नहीं है, वो कहीं भी किसी पॉलिटिकल फंक्शन में जया बच्चन जी के साथ आपको नजर नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है जया अमिताभ बच्चन नहीं कहा जाना चाहिए था। 7, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डेजी शाह को। ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस है,
इसको सलमान खान ने लॉन्च किया था जय हो में। अब डेजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सलमान खान साहब जब शूटिंग पर आते हैं तो 3 बजे से पहले नहीं आते, उनकी शाम सुबह होती है, वो 3-4 बजे से पहले किसी भी फिल्म के सेट पर नहीं पहुंचते हैं। डेजी ने यह भी बताया कि जहां सेट लगा होता है वहां माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि सब लोग ऐसा फील करते हैं कि वो पिकनिक मना रहे हैं। डेजी ने यह भी कहा कि सलमान और उनके सभी दोस्त वहां खूब मस्ती किया करते हैं और पूरे दिन में 1-2 घंटा ही काम होता है। और आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर सलमान खान के बारे में ये कह चुके हैं, ये बता चुके हैं कि सलमान सुबह टाइम पर शूटिंग पर नहीं आता, वो शाम को 4-5 बजे आता है। अब अगर डेजी ने भी यही कहा है तो इसका मतलब ये 100% सही है। और ये सुनकर पब्लिक सलमान खान की ट्रोलिंग कर रही है। पब्लिक का कहना यह है कि भाई साहब जब आप सेट पर भी मस्ती करेंगे, सेट पर भी सही दिल से काम नहीं करेंगे, सीरियस होकर काम नहीं करेंगे, तो जैसी फिल्में आपकी आती है फिर तो वैसी ही फिल्में बनेगी, अच्छी फिल्म तो बनने से रही। 8 आप सभी जानते हैं कि करीना कपूर एक पंजाबी है, उसने शादी की है मुस्लिम सैफ अली खान से, लेकिन सैफ अली खान भी मुस्लिम नहीं है, सैफ अली खान इल्यूमिनाती है। और जिस नैनी ने करीना कपूर के बच्चों की परवरिश की है उसने अब अपने इंटरव्यू में कहा है कि करीना कपूर ना तो मुस्लिम है ना हिंदू है। एक्चुअली करीना कपूर तो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी को मानती है और उसकी वजह यह है कि करीना कपूर की मां भी क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करती है, वो भी हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करती। और नैनी ने यह भी बताया कि करीना कपूर के बच्चे किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है कि वाकई ही उसके बच्चे किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते होंगे। उसकी वजह यह है कि करीना कपूर तो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। और जैसे कि मैंने बताया कि सैफ अली खान भी मुस्लिम नहीं है, वो इल्यूमिनाती है, वो शैतान की पूजा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है कि करीना के जो बच्चे हैं वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते होंगे। और भाई हकीकत यह है कि करना भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे भी किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते, मेरे बच्चों को भी किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। उनको यह पता है कि भाई इंसान इंसान है और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। 9 वरुण धवन के फादर डेविड धवन ने वरुण की पोल खोल दी है। डेविड धवन का कहना यह है कि जब करण जौहर अपनी फिल्म बना रहा था स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया गया था, उस वक्त वरुण बहुत ही इनसिक्योर था। वरुण सिद्धार्थ से बहुत जलता था। वरुण को ऐसा लगता था कि पूरी लाइमलाइट सिद्धार्थ ले गया है, उसको कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन मैं डेविड धवन साहब को इससे आगे की बात बताना चाहता हूं। डेविड जी, हकीकत यह है कि आपका बेटा आज भी सिद्धार्थ से जलता है, आपके बेटे को आज भी इनसिक्योरिटी है और हकीकत यह है कि आपके बेटे का कैरियर खत्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात है इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए। उस बेचारे को पता है कि वो फ्लॉप हो चुका है और उसका चलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। वो आज का इमरान खान बन चुका है। तो डेविड धवन साहब, हकीकत यह है कि जो 15 साल पहले वरुण को इनसिक्योरिटी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसको पहले दिन ही पता था कि वो बटला नंबर 1 है। उसकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है, उसका वजन 50 किलो है, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर है, वो कभी हीरो बन नहीं सकता। और बिल्कुल आज की तारीख में वही हुआ कि वो बेचारा हीरो नहीं बन पाया। डेविड धवन साहब, एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो बेचारे को वरुण धवन को उस वक्त पता था कि आगे क्या होने वाला है, समझे। 10 रणबीर कपूर जैसा बड़ा एक्टर भी ड्रामा कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक फिल्म बन रही है रामायण, उसमें रणबीर कपूर राम का रोल कर रहा है। और कुछ दिनों पहले ही एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिसमें प्रभास ने राम का रोल किया था। फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हुई थी, इसके बावजूद भी रामायण फिर से बनाई जा रही है। हालांकि फिल्म के रिलीज होने में वक्त है, लेकिन रणबीर कपूर ने इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। रणबीर ने कहा है कि मैं कुछ सालों से सनातनी धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं और अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूं। मैं इस धर्म में बहुत डूब चुका हूं, इस धर्म को बहुत ज्यादा मानने लगा हूं। मैं आपको यह बता दूं कि रणबीर कपूर ऑफिशियली खुद ही यह कह चुका है कि हां वो ड्रग्स लिया करता था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रणबीर इसका बहुत बड़ा शौकीन है, आज भी बहुत बड़ा शौकीन है। आज भी अगर हफ्ते में 1-2 बार पार्टी ना हो जाए तो भाई साहब बेचैन हो जाता है बंदा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉलीवुड का कपूर खानदान वो है जो मटन का बहुत बड़ा शौकीन है। मटन नहीं, मटन तो बकरे का मीट होता है। एक्चुअली ये जो कपूर खानदान है ये बीफ खाना पसंद करता है, यानी कि जो गाय का गोश्त होता है वो खाना ये पसंद करता है।
कपूर खानदान वो है जिसमें डेली मटन चिकन बनता है। ये लोग टुकड़ा भी नहीं तोड़ सकते बिना मटन और चिकन के। कपूर खानदान वो है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी शराब पिया करते हैं और डेली पिया करते हैं। तो अगर ये सब कुछ होने के बाद रणबीर कपूर ड्रामा कर रहा है तो भाई ये ड्रामा चलेगा नहीं दोस्त। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई कुछ भी खाए कुछ भी पिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी खाने पीने से अच्छा या बुरा नहीं बनता। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है रणबीर कपूर से कि भाई साहब आप बहुत बड़े स्टार हो, आपकी फिल्म आपकी एक्टिंग की वजह से हिट या फ्लॉप होगी। आप ड्रामा क्यों कर रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि क्योंकि आप राम का रोल कर रहे हो तो आप सनातनी बन चुके हो? अरे आप जानते हो कि आप बिना मटन चिकन खाए एक दिन नहीं रह सकते, आप बिना बोतल खोले एक दिन जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर ये ड्रामा करने की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है भाई। 11 अब कुणाल कपूर को भी फिल्म रामायण के लिए साइन कर लिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में फिल्म सिटी में चालू है, जहां बहुत बड़े बड़े सेट्स बनाए गए हैं। लेकिन वो सेट्स रियल सेट नहीं है, एक्चुअली पूरी फिल्म ग्रीन पर शूट की जा रही है। इस फिल्म के निर्माता है प्राइम फोकस वाले, और प्राइम फोकस वीएफएक्स में मास्टर कंपनी है। उनकी कंपनी इंडिया में भी है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है। और यही वजह है कि वो पूरी फिल्म को ग्रीन पर शूट कर रहे हैं। उसके बाद वीएफएक्स से पूरे महल बनाए जाएंगे, पूरे रियल लोकेशन दिखाए जाएंगे, और फिर बताया जाएगा कि भाई दशरथ का कौन सा महल था, रावण का कौन सा महल था, और रामायण में क्या क्या हुआ था। फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले भी मैंने यही बताया था कि भाई सारी दुनिया को इस कहानी की शुरुआत और एंड पता है। तो जाहिर सी बात है जो रामायण अब बन रही है उसकी कहानी भी सबको पता है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश तिवारी इस फिल्म को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, किस तरह से बना रहे हैं। तो मेरा फिर से यही मानना है कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली नहीं है, क्योंकि कहानी एडवांस में ही सबको पता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ प्लस है। 12 आप सभी जानते हैं कि अदरक अब्राहम की एक फिल्म वेदा आ रही है, जो एक साउथ की फिल्म की रीमेक है और जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। कुछ दिनों पहले जी वालों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई उनको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही मायूस है, और कुछ ही दिनों में उनको सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और देखकर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये ट्रेलर कैसा है। लेकिन ये मैं आपको एडवांस में बता सकता हूं कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। और इस फिल्म की हीरोइन है लड़के की बॉडी में लड़की शर्वरी, जो लड़के की तरह चलती है, लड़के की तरह हंसती है। 13 आप सभी जानते हैं कि पेप्सी पन्नू की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है खेल खेल में, और यही वजह है कि पेप्सी पन्नू मीडिया से मिल रही है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। कुछ ना कुछ पेप्सी पन्नू कहती रहती है, जो खबर बनती रहती है। जब मीडिया वाले ने पेप्सी पन्नू से पूछा कि आपके हस्बैंड को ज्यादा न्यूज में देखा नहीं है, लोग उनको ज्यादा भाव देते नहीं है, इसकी वजह क्या है? तो पेप्सी पन्नू ने बताया कि इसकी वजह यह है कि मेरा हस्बैंड कोई फेमस क्रिकेटर तो है नहीं, ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बेचारा गरीब सा आदमी है। तो गरीब होने की वजह से मीडिया उनको ज्यादा भाव नहीं देता। तो कहने का मतलब यह है कि अब पेप्सी पन्नू को यह एहसास हो गया है कि उसका हस्बैंड गरीब है और यही वजह है कि मीडिया उसको ज्यादा भाव नहीं देता। तो शायद उसने गलती कर दी। मैडम जी, एक कहावत है कि अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शादी हो चुकी है, बात खत्म। ये तो एक गरीब बंदे से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था आपने कि दुनिया में गरीब बंदे की कोई पूछ नहीं होती, ना मीडिया पूछता ना पब्लिक पूछती। तो जाहिर सी बात है आपके गरीब हस्बैंड को बेचारे को मीडिया क्यों पूछेगा? बात को समझो। 14 आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे आसिम रियाज को, जो कुछ सालों पहले बिग बॉस में आया था। और जब ये बिग बॉस में था तो इसने इतनी गाली गलौज की थी, इतनी मारपीट की थी कि पब्लिक को तभी पता चल गया था कि ये कितना गंदा इंसान है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिग बॉस के इतिहास में सबसे पहला झगड़ा करने वाला मैं हूं। बिग बॉस 3 में मैं गया था, उससे पहले बिग बॉस में मारपीट नहीं होती थी, गाली गलौच नहीं होती थी। ये मैंने शुरू किया था। एक्चुअली जो मैंने शुरू किया था आज तक लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो आसिम रियाज ने भी वही किया था जिसकी शुरुआत मैंने की थी। और कमाल यह है कि आसिम आज तक मुझे ही फॉलो करता आ रहा है। जो मैंने किया वो बेचारा वही करने की कोशिश कर रहा है। जब ये बिग बॉस में था तो इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं घर से बाहर जाऊंगा वैसे ही मुझे 10 फिल्में मिल जाएंगी। लेकिन आज 3-4 साल के बाद तक भी किसी ने इसको एक छोटा सा रोल भी अपनी फिल्म में नहीं दिया, किसी ने साइड रोल भी नहीं दिया, मेन रोल तो बहुत दूर की बात है। फिल्में तो छोड़ ही दीजिए, इस बेचारे को किसी ने वेब सीरीज में भी नहीं लिया।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बेचारा कितना बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन कोई आदमी अपने आप को कुछ भी मान सकता है, कितना भी बड़ा सुपरस्टार मान सकता है, खुद के मानने में क्या जाता है। तो बिग बॉस करने के कई सालों के बाद अब आसिम खतरों के खिलाड़ी कर रहा है। और आप सभी जानते हैं खतरों के खिलाड़ी शो का होस्ट है रोहित शेट्टी। तो आसिम रोजाना वहां कुछ ना कुछ नाटक करता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से कोई ना कोई न्यूज बन जाती है। तो आसिम रियाज ने शो में कहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं हर महीने 2-3 गाड़ियां चेंज करता हूं, मेरे पास पैसों की इंतहा ही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि बेचारा एक छोटे से घर में मुंबई में रहता है। घर मतलब कोई विला नहीं, एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें ये रहता है। एक्चुअली जिन लोगों ने मेरा सीजन बिग बॉस 3 देखा होगा उनको याद होगा ये सारी चीजें बिग बॉस में मैंने बोली थी कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मेरा दूध स्विट्जरलैंड से आता है, मेरा पानी फ्रांस से आता है, मेरी चाय की पत्ती जर्मनी से आती है, वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी कहा था कि मैं दुबई में 50 करोड़ के घर में रहता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तो रहता था, मेरे पास तो वाकई पैसे हैं भाई, मेरे पास प्रॉपर्टी मुंबई में है, दुबई में है, लंदन में है, मैं तो अमीर हूं। तो अगर मैंने कहा था तो कोई गलत नहीं कहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आसिम बेचारे के पास है कुछ नहीं, लेकिन कह वो रहा है जो मैंने कहा था। तो यही वजह है कि लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, इसकी रेल बना दी है। लोगों का कहना यह है कि लुखे पहले अपने घर में चाय पत्ती का तो इंतजाम कर ले, पहले अपने घर में दाल रोटी का तो इंतजाम कर ले, ये सब करने के बाद ही दुनिया को बताना कि तू कितना अमीर है, तेरे पास कितने पैसे हैं और तू कितनी गाड़ियां बदलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आसिम ने यह बयान देकर अपना मजाक बनवाया है। और आसिम ने यह हरकतें करके यह भी कंफर्म कर दिया है कि बॉलीवुड वाले इसको कभी जिंदगी में कोई रोल देने वाले नहीं है, छोटा सा रोल भी देने वाले नहीं है। 15 ये तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि राजीव खंडेलवाल ने एसएलबी को ब्लेम किया है। उसने कहा है कि एसएलबी ने उसका 1 साल बर्बाद किया था। लेकिन राजीव खंडेलवाल ने अब कुछ और भी कहा है। उसने कहा है कि एक डायरेक्टर है जो बहुत बड़ी फिल्में बनाता है, 100 करोड़ के नीचे उसकी कोई भी फिल्म बिजनेस करती ही नहीं है। और ऐसे ही एक डायरेक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उस डायरेक्टर ने कहा था कि जब मैं आपके लिए गाना गाऊं तो मेरी आंखों में देखना, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि वो डायरेक्टर राजीव खंडेलवाल की गर्लफ्रेंड बनना चाहता था। वो चाहता था कि राजीव उसके साथ फॉरेन ट्रिप पर जाए और डेली उसकी मिठाई खाए। तो सीधे अल्फाजों में कहने का मतलब यह है कि राजीव का कहना यह है कि उस डायरेक्टर ने राजीव के साथ कास्टिंग काउच करने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप तो अब तक यही सोचते थे कि भाई बॉलीवुड में सिर्फ लड़कियों के साथ ही कास्टिंग काउच होता है। नहीं भाई साहब, यहां लड़कों के साथ भी कास्टिंग काउच होता है। एक्चुअली हकीकत यह है कि यहां ना किसी लड़के को कास्टिंग काउच के बिना काम मिलता, ना ही किसी लड़की को कास्टिंग काउच के बिना काम मिलता। कंगना रनावत यह बात ऑफिशियली कह चुकी है कि भाई बॉलीवुड में किसी भी लड़की को बिना सोए कोई काम नहीं मिलता। और कंगना ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियां ये बात कंफर्म कर चुकी है, जैसे ईशा कोप्पिकर वगैरह वगैरह। 16 रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने फादर ऋषि कपूर साहब के बारे में बहुत बातें की है। रणबीर कपूर ने ऐसी बातें की है जिससे प्रतीत होता है कि ऋषि कपूर साहब बहुत बढ़िया इंसान नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब जबकि वो मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में अगर रणबीर कोई भी गलत बात कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन रणबीर कपूर ने इसी इंटरव्यू में कहा है कि उसका कंपटीशन बॉलीवुड में सिर्फ 2 ही एक्टरों के साथ है, बाकी एक्टर तो उसके सामने टिकते ही नहीं हैं। और ये 2 एक्टर कौन हैं? एक है डबल ढोल की रणवीर सिंह और दूसरा है मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई। और रणबीर ने अपना कंपटीशन इन 2 फ्लॉप एक्टरों के साथ क्यों दिखाया? क्योंकि वो बाकी एक्टरों की इंसल्ट करना चाह रहा था। एक्चुअली वो ये दिखाना चाह रहा था कि कार्तिक आर्यन कहीं नहीं टिकता, कार्तिक से उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि रणबीर का अगर बॉलीवुड में किसी से कंपटीशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक आर्यन ही है। और रणबीर को अच्छी तरह पता है कि डबल ढोलकी और कल्लू भाई रणबीर के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। वो कभी भी रणबीर कपूर का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। अगर रणबीर कपूर का मुकाबला कोई करेगा तो वो कार्तिक है।
तो एक तरह से देखा जाए तो रणबीर कपूर वही कर रहा है जो बॉलीवुड का प्लान है। बॉलीवुड ऐसा चाहता है कि कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा स्टार ना बन सके, कार्तिक आर्यन ऐसी फिल्में करे जो बहुत ज्यादा बिजनेस ना कर सके, जो 50-60 करोड़ के ऊपर बिजनेस ना कर पाए। और आज आप देखिए पूरे मीडिया में यही बात हो रही है कि रणबीर कपूर ने कहा है कि उसका कंपटीशन तो इन दो के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि मीडिया में यह खबर फैल चुकी है कि कार्तिक रणबीर के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। और मैं ये बात आज फिर से दोहरा रहा हूं कि कार्तिक के लिए आने वाला वक्त बहुत इजी नहीं है। अगर भूल भुलैया 3 नहीं चली तो फिर कार्तिक के लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। बॉलीवुड कार्तिक को पूरी तरह दबा देगा, फिर उठने नहीं देगा। तो कार्तिक के लिए जरूरी है कि उसकी फिल्म भूल भुलैया 3 कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करे। 17 रणबीर कपूर ने एक और ड्रामा किया है। रणबीर ने कहा कि जब मैं मोदी जी से मिला तो उनको देखकर मैं बहुत ही इंस्पायर हो गया। मोदी जी कितना काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, मोदी जी थकते ही नहीं हैं। अगर आपको याद हो तो रूबिका लियाकत भी ये कह चुकी है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हो। पता नहीं रूबिका जी को ये कैसे पता है कि मोदी जी थकते नहीं हैं, और रणबीर को ये कैसे पता है कि मोदी जी थकते नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि रणबीर भी रूबिका लियाकत की तरह ड्रामा कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि फिल्म रामायण का रणबीर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि रणबीर भक्तों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रणबीर जो भी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। उसको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, कोई भी फिल्म उसके नाम से चल सकती है। लेकिन मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा और ये कहूंगा कि सर ये रणबीर कपूर को भी वो दवाई बता दीजिए जो आप खाते हैं, जिसको खाकर आप थकते नहीं हैं, क्योंकि ये लौंडा भी बहुत ही असली लौंडा है। इसको ऐसी दवाई की सख्त जरूरत है। आप मेरी बात मानिए, ये भी थकना नहीं चाहता सर। 18 बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के रोल कल्लू भाई कर रहा है फिल्मों में ये बहुत अच्छा नहीं है। वो बहुत सारी लड़कियों को फिल्मों में किस कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी दिन कैट का दिमाग घूम जाए और इनका डिवोर्स हो जाए। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैट और विक्की का डिवोर्स कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कैट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि विक्की बेचारा क्या करता है। विक्की अगर 10 गर्लफ्रेंड्स भी रखेगा तब भी कैट कुछ नहीं कहेगी भाई साहब। उसकी वजह यह है कि कैट रियल लाइफ में वो सब कर चुकी है जो विक्की बेचारा सपने में भी जिंदगी भर करे तब भी कैट के बराबर नहीं कर सकता। तो कल्लू भाई किसी को भी किस करे, किसी को भी घुमाए, कितनी भी गर्लफ्रेंड्स रखे, कैट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। कैट ने इसको छोड़ना नहीं है। कैट ने तो बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है, छोड़ेगी क्यों? आप सभी जानते हैं कि मेरा गाना रिलीज हो चुका है जो अंकित तिवारी ने गाया है, मेरे साथिया, और भाई साहब सुपर हिट हो चुका है। 3.2 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं और जिन लोगों ने भी देखा है उन्होंने बहुत पसंद किया है। 90% लोगों ने इस गाने को पसंद किया है। तो भाई साहब देर किस बात की है? अरे भाई टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए और गाना देखिए मेरे साथिया। तुम चैन हो तुम ही दर्द हो। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।